हेलो एवरीवन्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आप लोगों के साथ कुछ आपके जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स और आपकी ब्रांचेस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपके जितने भी ब्रांचेस हैं, 6 ब्रांचेस हैं आपके। हर ब्रांचेस में आपकी बुक्स के बारे में और बुक्स के राइटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड उसमें मैंने आपसे सिलेबस के भी बारे में डिस्कस किया था और मैंने एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म किया था कि टुडे हम लोगों की एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जो आपकी टारगेटेड बैच होगी। ये आपका ना एक क्रैश कोर्स होगा, ना आपका कोई वैसा जनरल कोर्स होगा, ये आपका टारगेटेड बैच होगा। जैसा कि अभी आपकी एक र्यूमर फैला हुआ है कि आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये मान के चलिए कि आपका चाहे अक्टूबर में एग्ज़ाम हो या फिर आपका चाहे लास्ट दिसंबर तक एग्ज़ाम जाए, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो, उससे वो डज़न्ट मैटर। बट आपका जो टारगेटेड बैच होता है, टारगेटेड बैच का मीन्स होता है कि आपका सिलेबस जो है, आपका सिलेबस आपके एग्ज़ामिनेशन से पहले 99% कवर कराने की हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं आपका 99% सिलेबस कवर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, ठीक है? तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, जो आपका सबसे पहला यूनिट है, सबसे पहला ब्रांच है, वो है आपका आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो हम लोग पढ़ेंगे आज फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। थोड़ा सा हम लोग जनरल चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में अगर जब बात आती है आहार की, तो आहार किसे कहते हैं, या अगर पोषण की बात आती है तो पोषण क्या होता है। जनरल सी चीजें हैं, आहार एवं पोषण। आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड क्या होता है, फूड किसे कहते हैं या पोषण किसे कहते हैं, सभी को पता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। एक अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके उसका जो मस्तिष्क होगा, उसका माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है, ठीक है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सकता है। अदरवाइज अगर उसके बॉडी में क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता, ना बॉडी डेवलपमेंट हो पाएगी, ना फिर मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक। तो आइए हम देखते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले अगर बात आती है फूड क्या होता है, अगर बात आएगी फूड क्या है, कोई भी ऐसा ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ, कोई भी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ, तरल भोज्य पदार्थ फूड आइटम्स आपके दो तरह से होते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं। तो क्या है इसमें, कोई भी ऐसा ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे आसानी से खाया या पचाया जा सके, जिसे आसानी से आसानी से खाया या पचाया जा सके, या पचाया जा सके, वो क्या कहलाता है, वो हमारा आहार कहलाता है, वो हमारा आहार कहलाता है। आहार कहलाता है। और इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे, जो हमारे शरीर को क्या है, ऊर्जा दे सके, या हमारी भूख को शांत कर सके, जो हमारे भूख को शांत करता है, भूख को शांत कर सके, भूख को शांत कर सके, या यूं कह लीजिए हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करें, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करें। ऊर्जा और वृद्धि।
ठीक है। तो क्या है आहार, क्या होता है? कोई भी ऐसा ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और जिसे हम आसानी से उसे पचा सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बात, आपका नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो आपका न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? आइए न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज को जो आपका न्यूट्रिशन होता है, यह एक क्या होता है? यह एक प्रोसेस होता है, या एक क्या है? प्रक्रिया कहलाती है। ये एक तरीके से प्रक्रिया होती है। ये एक क्या है? प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? तो आगे देखिए, ये आपकी पाचन क्रिया है। पाचन क्रिया की प्रक्रिया होती है। पाचन क्रिया। कभी कभी ये क्वेश्चन आपका स्टेप लगाने के लिए भी आ जाता है कि पाचन क्रिया के बाद क्या होता है। तो पाचन क्रिया के बाद होता है परिवहन क्रिया। परिवहन क्रिया। परिवहन के बाद क्या होता है? परिवहन के बाद फिर हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति। नेक्स्ट क्या है? उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन क्रिया। तो देखिए, सबसे पहली चीज इसमें क्या आती है? सबसे पहली चीज इसमें आती है कि आपका जो न्यूट्रिशन होता है उसका स्टेप अगर आपको लगाने को आ जाएगा क्वेश्चन में, तो ये आपका नेट के एग्जाम में ज्यादा पूछता है। जो आपका स्टेप बाय स्टेप पूछता है वो नेट में पूछता है। टीजीटी पीसीटी में आपका सिर्फ आपसे इतना पूछ लिया जाएगा, पाचन क्रिया जो होती है, तो पाचन आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन का जो पाचन होता है वो किस अंग में होता है। तो पाचन कहाँ पे होता है, सभी को ये पता होना चाहिए कि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसका पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है या बड़ी आंत में होता है? तो न्यूट्रिशन का पाचन हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन का पाचन हमेशा से छोटी आंत में होता है। इसका पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। जब भी आप कोई न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं, तो उसका क्या होता है, वो बॉडी में जाके उसका एक प्रक्रिया होता है और वो अपने हमेशा, अगर आप कार्बोज लेंगे, फैट लेंगे, विटामिन लेंगे, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, एक सरल फॉर्म में वो टूटती हैं। एक जब सरल फॉर्म में टूटती है, तो सरल फॉर्म में टूटने के बाद वो कहाँ पे टूटती है? छोटी आंत में टूटती है। जस्ट उसके बाद क्या होता है, फिर वहां पे हमें परिवहन की क्रिया होती है। अगर परिवहन की क्रिया की बात करें, तो परिवहन की क्रिया का मीन्स क्या होता है कि जब वो न्यूट्रिएंट्स अपने सरल फॉर्म में टूटेगा, तो सरल फॉर्म में टूटने से हमें क्या होता है? एनर्जी की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति। नेक्स्ट क्या है आपका? जब हमें यहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो जो बाकी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ये आप यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है वैसे आपको, ऊर्जा की प्राप्ति। ठीक है। एंड इसके बाद जो उत्सर्जन क्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया का मीन्स क्या होता है? आपको यहाँ से क्या हुआ, आपको यहाँ से ऊर्जा की तो प्राप्ति हो गई, आपको एनर्जी तो मिल गया, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, क्या वो आपकी बॉडी में स्टोर रह सकते हैं? नहीं, वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका वेस्ट मटेरियल्स का बाहर निकलना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उससे फिर बॉडी में अनेकों अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लग जाएंगी। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो फिर आपके मल ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकल जाते हैं। व्यर्थ पदार्थ का उत्सर्जन। व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो एक बार फिर से समराइज कर लीजिए इसे।
एक बार हम इसे समरअप करते हैं। हमने क्या-क्या देखा है? फूड एंड न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा है कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ जिसे हम आसानी से ग्रहण कर सके, पचा सके, जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायक हो सके, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, वो हमारा क्या कहलाता है? फूड कहलाता है। अगर न्यूट्रिशन की बात आती है, तो न्यूट्रिशन एक तरीके का क्या है? प्रोसेस होता है, वो एक प्रक्रिया है। और ये कैसी प्रक्रिया है? ये हमारी बॉडी में पाचन क्रिया का कार्य करती है। जो पाचन क्रिया होता है, पाचन क्रिया आपकी बॉडी में छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन अगर आएगा पाचन क्रिया कहाँ पे होता है आपकी बॉडी में, तो पाचन क्रिया छोटी आंत में होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो परिवहन क्रिया होती है, ये परिवहन क्रिया क्या होती है या फिर कब होती है, कौन सा स्टेप होता है, कौन से स्टेप में होता है, तो सेकंड स्टेप में होता है परिवहन क्रिया। और परिवहन क्रिया से क्या होता है? वो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वहां से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जब ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? व्यर्थ जो पदार्थ होते हैं वो हमारी मल ग्रंथियों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भोजन की परिभाषा। अभी कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि जो आपका अभी अभी नेट का जो एग्जाम हुआ है होम साइंस को 12 ऑफ जुलाई को, तो उसमें आपकी कुछ क्वेश्चन आपके भोजन की परिभाषा से पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन आपके भोजन की परिभाषा से पूछा गया था। जैसे उसमें दे दिया गया था कि एक जीवित रहने के लिए भोजन की अति आवश्यकता होती है। ठीक है? जीवित रहने के लिए भोजन की अति आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं पारिवारिक एकता को बनाए रखने के लिए भी भोजन की अति आवश्यकता होती है। किसने इसे परिभाषित किया है? उसमें दे दिया गया था सुधा नारायण, शुभांगिनी जोशी, उषा टंडन और कोई एक और राइटर दे दिए जाएंगे। तो उसमें से आपको बस ये चूज करना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो परिभाषा है इसे किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि सुधा नारायण जी ने क्या परिभाषा दिया है भोजन के लिए, उषा टंडन ने क्या परिभाषा दिया है और शुभांगिनी जोशी जी ने क्या परिभाषा दिया है, उसे आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सुधा नारायण जोशी के अनुसार। तो सुधा नारायण जोशी जी के अनुसार इसे किस तरीके से परिभाषित किया गया है? आहार आहार वह ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ होता है। आहार वह ठोस एवं तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ होता है। होता है जिसे आसानी से खाया जा सकता है। जिसे आसानी से खाया जा सकता है। खाया जा सकता है। और क्या है? जो हमारे स्वास्थ्य तथा समाज की एकता को बनाए रखता है। यह हमारे स्वास्थ्य एवं क्या है? सामाजिक एकता को बनाए रखता है। ठीक है? तो क्या है आपका? आहार वह ठोस एवं तरल पदार्थ होता है जिसे आसानी से खाया जा सकता है। यह हमारे स्वास्थ्य एवं सामाजिक एकता को क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है? तो ये किसका कथन है? सुधा नारायण जोशी जी के द्वारा ये परिभाषित किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? शुभांगिनी जोशी जी के अनुसार। तो शुभांगिनी जोशी जी के अनुसार इसे किस तरीके से परिभाषित किया गया है? शुभांगिनी जोशी ने कहा है कि
भोजन जीवन के लिए क्या है? जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। आधारीय आवश्यकता है। क्या है? भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन ही क्या करता है? भोजन ही शरीर को पोषित करता है। भोजन ही शरीर को पोषित करता है। अभी किस तरीके से पोषित करता है मैं बताती हूँ आपको। भाई जब आप भोजन करते हैं तो आप भोजन की ही द्वारा आपको सारे न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है? उपलब्धि होती है। सारे न्यूट्रिशन आपको कहाँ से मिलते हैं? भोजन के द्वारा ही मिलते हैं, ठीक है? तो भोजन जीवन की एक क्या है? आधारीय आवश्यकता है। जैसा आपने सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान क्या होता है? आपके जीवन की सबसे नेसेसरी चीज़ें होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंस होता है। आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें, 3 तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए क्या कहा है शुभांगी जोशी जी ने इसमें क्या कहा है? भोजन ही जीवन की एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन ही शरीर को पोषित करता है, ठीक है? तो इतना ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ज़रूर पूछता है आपका टीजीटी, पीजीटी में सैंपल से पूछ लेता है और नेट में थोड़ा-सा घुमा के पूछ लेता है, ठीक? तो चलिए उषा टंडन जी के अनुसार देख लेते हैं थोड़ा-सा और। उषा टंडन जी ने क्या कहा है इसे? उषा टंडन जी ने प्रत्येक भोज्य पदार्थ में प्रत्येक भोज्य पदार्थ में भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की शरीर को पोषित करने की पोषित करने की क्या है? प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है। अलग अलग क्या होती है? क्षमता होती है। क्षमता होती है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। भाई जरूरी नहीं है कि अगर आप एक कटोरी आप अगर दाल ले रहे हैं तो एक कटोरी दाल में वही न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल सकते हैं जो आपको एक कटोरी राइस में या चावल में मिलेंगे, ठीक है? तो क्या है इसमें उषा टंडन जी ने क्या कहा है कि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है। अर्थात प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की क्या होती है? जो मात्राएं होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है? तो इतना क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। डिफिनेशन ऑफ फूड। तो डिफिनेशन ऑफ फूड में आपको 3 ही लोगों के डिफिनेशन से याद करने हैं क्योंकि ये 3 जो आपके राइटर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछे जाते हैं। उषा टंडन से भी पूछते हैं क्वेश्चन, सुधा नारायण जोशी से भी और शुभांगिनी जोशी जी से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो इन तीनों लोगों की परिभाषाएं आपकी क्लियर होती है। चलिए, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। आइए हम बात करते हैं, थोड़ा-सा हम बात करते हैं जो आपने अभी फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ा था, जो आपने आहार पढ़ा था,
तो देखिए जो आपका फूड होता है, जो आपका आहार होता है, उसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। उसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है? एक आपका होता है बैलेंस डाइट और दूसरा होता है आपका इनबैलेंस डाइट। तो आपका जो बैलेंस डाइट होता है वो क्या होता है? संतुलित आहार। और इनबैलेंस डाइट में आपका क्या आता है? असंतुलित आहार। तो जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसमें अगर आपका बैलेंस सही नहीं है, तो उससे भी क्या होती है, बहुत तरह-तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं शरीर में, ठीक है? तो इसलिए एक संतुलित भोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है आपके जीवन में। तो देखिए आपका जो संतुलित आहार है, सबसे पहले आप संतुलित आहार के बारे में बात करते हैं, फिर हम असंतुलित आहार के बारे में बात करेंगे। जो आपका संतुलित आहार होता है, सबसे पहले संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? वह आहार जिसमें वह आहार वह आहार जिसमें क्या है? वह आहार जिसमें उचित मात्रा में उचित मात्रा में वह आहार जिसमें उचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व सभी पोषक तत्व वह आहार जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो विद्यमान हो विद्यमान हो जो व्यक्ति की जो व्यक्ति की जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हो सके वृद्धि एवं विकास में सहायक हो सहायक हो सके, वो आपका क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है। वह आहार जिसमें उचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हो, जो व्यक्ति के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास में सहायक हो, वो आपका बैलेंस डाइट या उचित संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका असंतुलित आहार क्या है? नेक्स्ट आप देखिए आपका असंतुलित आहार क्या है? इसमें है वह आहार वह आहार जिसमें वह आहार जिसमें एक या एक या एक या एक से अधिक पोषक तत्व एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी अधिक पोषक तत्वों की कमी तत्वों की कमी या अधिकता होती है या अधिकता हो अधिकता हो तो वो क्या कहलाता है? वह असंतुलित आहार कहलाता है। असंतुलित असंतुलित आहार कहलाता है, ठीक है?
आई होप इतना क्लियर हुआ आपका। वह आहार, असंतुलित आहार का तात्पर्य क्या है? वह आहार जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या फिर क्या है, अधिकता हो, वो आपका क्या होता है? असंतुलित आहार कहलाता है। मतलब आपका जो भोजन होना चाहिए, जो आपका आहार होना चाहिए, उसमें ना ही बहुत अधिक मात्रा में क्या है, कार्बोज होने चाहिए और ना ही बहुत ही कम मात्रा में कार्बोज होने चाहिए। बहुत ही कम मात्रा में अगर कार्बोज होगा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, आपकी बॉडी को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, ऊर्जा की कमी आ जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर कार्बोज हो जाएगा, आपके भोजन में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोज अगर आ गया, तो उससे भी क्या होता है, तरह-तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होने लग जाएँगी। जैसे इसमें मोटापा की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, रक्ताल्पता की प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो ये क्या है आपका, ना ही बहुत अधिक मात्रा होनी चाहिए, ना ही बहुत कम मात्रा होनी चाहिए, मतलब एक बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका क्या है, संतुलित और असंतुलित आहार। देखिए आपका जो असंतुलित आहार होता है, असंतुलित आहार में आपकी 2 चीज़ें होती हैं। पहले आप थोड़ा इसे समझ लीजिए। संतुलित आहार हो गया, असंतुलित आहार हो गया। अब जो आपका असंतुलित आहार होता है, इसे भी 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। इसे भी क्या किया गया है? 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। इसमें आपका एक होता है गुड न्यूट्रिशन और दूसरा आपका इसमें माल न्यूट्रिशन होता है। तो देखिए गुड न्यूट्रिशन क्या होता है और माल न्यूट्रिशन क्या होता है? सुपोषण या उचित पोषण, सुपोषण या उचित पोषण और दूसरा क्या है आपका कुपोषण। तो सुपोषण या उचित पोषण से क्या तात्पर्य है, ज़रा-सा समझ लीजिए। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या है हमारा सुपोषण या उचित पोषण। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सुपोषण या उचित पोषण। पोषण या उचित पोषण। और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है इसमें, दूसरा क्या है आपका कुपोषण। नेक्स्ट आपका है कुपोषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड न्यूट्रिशन की। तो आपका जो गुड न्यूट्रिशन होता है, अर्थात आपका सुपोषण या उचित पोषण होता है। तो सुपोषण और उचित पोषण का क्या तात्पर्य है? यह आपका, यह वह स्थिति होती है, यह वह स्थिति होती है जिसमें, यह वह स्थिति होती है, यह वह स्थिति होती है यह वह स्थिति होती है जिसमें क्या है, जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों, जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों, भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों और क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसमें क्या होता है, इसमें खास बात क्या है, इसमें उम्र लिंग, इसमें उम्र लिंग कार्य, उम्र लिंग कार्यों तथा, हाँ बस इतना, उम्र लिंग और कार्यों का, उम्र लिंग और कार्यों का क्या होता है, विशेष ध्यान दिया जाता है, कार्यों को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात
जैसे अगर बात आती है उम्र की, तो जो छोटा जो आपका लिटिल बेबी होगा, तो लिटिल बेबी में आप क्या करेंगे? उतना भोजन तो आप नहीं दे सकते हैं ना, जितना एक आप वयस्क पुरुष या वयस्क महिला को देंगे। तो इसमें उम्र का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लिंग का भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में न्यूट्रिशन की अधिक ही आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं अगर कार्यों की, तो कार्यों में देखिए कई तरीके का कार्य होता है। एक मानसिक कार्य होता है, एक शारीरिक कार्य होता है। जहाँ पे शारीरिक कार्यों की अधिक आवश्यकता होती है, फिर जहाँ शारीरिक कार्य अधिक पड़ते हैं, फिजिकल वर्क अधिक होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कार्बोज की अधिक ही आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी कैलोरी है, तो वहाँ पे आपकी कैलोरी अधिक मात्रा में बर्न होती है। बट अगर आप मानसिक स्थिति में हैं, जैसे आप एज़ अ टीचर हैं या फिर ऑफ़िस स्टाफ में हैं, तो एक ऑफ़िशियल पर्सन के लिए क्या होता है, वहाँ पे आपको विटामिन्स और मिनरल्स या प्रोटीन्स की क्या है, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। वहाँ पे आपको कार्बोज की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। बट जो फिजिकल वर्कर हैं, फिजिकल वर्कर्स के लिए क्या होता है, कार्बोज की या फैट की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो सुपोषण या उचित पोषण का तात्पर्य है, यह वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में सभी पोषक तत्व उम्र, लिंग, कार्यों या कार्यों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। वो आपका सुपोषण या उचित पोषण कहलाता है। नेक्स्ट आपका कुपोषण क्या है? कुपोषण यह पोषण की वह स्थिति है, यह पोषण की वह स्थिति है, यह पोषण की वह स्थिति है जिसमें 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 या तो किसी एक पोषक तत्व की एक पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है। ठीक है? जिससे क्या होता है, इसमें या तो अल्प पोषण हो जाएगा जिसकी वजह से, या अल्प पोषण हो जाएगा, अल्प पोषण, या दूसरी स्टेज क्या बनती है, अति पोषण की स्टेज हो जाती है। दूसरी स्टेज क्या होती है, अति पोषण हो जाता है। ठीक है? अति पोषण या अल्प पोषण, इसमें आपका क्या होता है, अल्प पोषण से क्या हो जाता है, इसमें रतौंधी हो सकती है, रतौंधी, इसकी वजह से रतौंधी, रक्ताल्पता, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, स्कर्वी या सूखा रोग हो जाता है, स्कर्वी या सूखा रोग हो जाता है। ठीक है? स्कर्वी या सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, जो आपका अतिपोषण है, अतिपोषण की वजह से क्या होता है, अतिपोषण में आपको इसमें मोटापा हो जाता है, मोटापा, मोटापा की ही वजह से, मोटापा की वजह से अन्य कई सारी बीमारियां इसमें हो जाती हैं। दूसरा क्या है, इसमें हृदय रोग हो सकता है, हृदय रोग, और आपको इसमें मधुमेह की भी शिकायत हो सकती है।
ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ इतना आपका? संतुलित आहार क्या है, असंतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार जो होता है आपका, संतुलित आहार आपने देख लिया है। असंतुलित आहार आपका 2 तरीके से होता है, एक आपका बैलेंस डाइट होता है, एक आपका गुड न्यूट्रिशन होता है, दूसरा आपका माल न्यूट्रिशन होता है। आपका सुपोषण या उचित पोषण और आपका क्या है, कुपोषण। तो कुपोषण में भी 2 स्टेजेस होते हैं। इसमें या तो क्या होता है, या तो इसमें अल्प पोषण हो जाता है या इसमें अति पोषण हो जाता है। अधिकता की वजह से अति पोषण हो जाएगा, कमी की वजह से अल्प पोषण हो जाएगा। ठीक। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने थोड़ा-सा एक चीज़ बिल्कुल थोड़ा-सा एक पॉइंट और रह गया है, पोषक तत्व। अब अगर हम बात करते हैं पोषक तत्वों की, तो जो आपके पोषक तत्व होते हैं, उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पोषक तत्व कितने टाइप से होते हैं, तो ये 6 भागों में इसे बाँटा गया है। जो आपके पोषक तत्व होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन-कौन से होते हैं इसमें? ये मुख्य रूप से 6 होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, कार्बोज। सबसे पहले इसमें क्या है, कार्बोज। कार्बोज। दूसरा क्या है, वसा। नेक्स्ट क्या है, विटामिन। विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण। खनिज लवण और क्या है, जल। ठीक है। तो ये आपके पोषक तत्वों के 6 महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, जिनकी वजह से आपका जो आपका न्यूट्रिशन है पूरा का पूरा इसी पे ही डिपेंड है। ठीक है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा, इतना आपका क्लियर हुआ होगा। आज आपने क्या-क्या चीज़ें देखा, आज आपने इसमें क्या-क्या चीज़ें देखा। भोजन का सामान्य सा आपने परिचय देखा, ठीक है? इसका आपने जो आपने परिभाषाएँ देखा है, ठीक है? कितने भागों में, कितने लोगों ने अलग-अलग फॉर्म में कैसे इसे डिफाइन किया है, ठीक है? उसमें आपने परिभाषाओं को भी पढ़ा है। आपका भोजन की परिभाषा क्या होती है, भोजन की परिभाषा के बारे में आपने देखा। आपने इसमें देखा कि जो आपका आहार होता है, आहार किसे कहा जाता है? आपका जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट और इनबैलेंस डाइट क्या होता है? गुड न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन क्या है? आपका इसमें उचित पोषण क्या होता है और उचित पोषण क्या होता है, अति पोषण क्या होता है, आपने इसके बारे में आज क्लियर किया है। ठीक है। तो देखिए जो आपका न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, कल से हम लोग इसके बारे में एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि एक एक लेक्चर में एक एक न्यूट्रिशन आपका कवर होता जाएगा। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोज के बारे में, कार्बोज की आवश्यकता, कार्बोज का रासायनिक संगठन, कार्बोज की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, कार्बोज की अधिकता के कारण होने वाली बीमारियां, कार्बोज के अवशोषण क्या है, कार्बोज का चयापचय कैसे होता है, तो अन्य चीजों पे कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।